अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम दो टॉपिक्स पे बातचीत करेंगे। एक का ताल्लुक है बजट से, और बजट में भी विल बी वेरी स्पेसिफिक टुवार्ड्स द स्टील सेक्टर। स्टील सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या इक़दाम किए हैं और इसके नताइज किस तरह के मुतवक्के हैं। और दूसरा टॉपिक जिस पे हम आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे, दैट रिलेट्स टू एन अनाउंसमेंट विच हैज़ जस्ट बीन मेड बाय द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और वो है स्टॉक एक्सचेंज में जो उसका लैंड का पार्ट है उसके डीमर्जर से। यानी स्टॉक एक्सचेंज ये कहता है कि हम एक प्रॉपको के नाम से कंपनी बना रहे हैं और इसमें अपने सारे इमूवेबल एसेट जो हैं वो हम उनको मूव करेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी तफसीली बातचीत करेंगे। वो जो मैंने पहला वाला आपको टॉपिक बताया इन रिलेशन टू द स्टील, उसमें हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहेंगे इत्तफाक स्टील के इब्राहिम और अमरेली स्टील के जो चेयरमैन और सीईओ हैं अब्बास अकबर अली। हम उनसे बातचीत करेंगे, बट दैट विल बी in the second and third segment. But in the first segment we are going to talk about the Pakistan Stock Exchange decision about the demerger, about the separation of its lend from the operation of the exchange business. देखिए, स्टॉक एक्सचेंज की जो लैंड है इससे मुतालिक एक साल से काफ़ी सारी बातचीत हो रही है। मसूद नकवी जब स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिट कमेटी के चेयरमैन होते थे तो उस वक्त एक लोगों ने हमसे एक चीज़ रेस की, उस चीज़ को हमारे प्रोग्राम में आके फिर डिस्कस भी किया, एंड दैट वाज कि उसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। दिस वाज व्यू ऑफ सेगमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। मेंबर्स तो अब नहीं कहना चाहिए, डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद टी रैक होल्डर्स का ये व्यू था कि इसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो किए बगैर जो है ये ज़मीन के ट्रांसफ़र की बातचीत की जा रही है। अच्छा, ज़मीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो कोई 10 अरब की बैलेंस शीट में से 5 अरब के आसपास की है। इस ज़मीन की हिस्ट्री की अगर बातचीत करें तो लोग ये कहते हैं, लोगों का ये कहना है कि 1947-48 में जब स्टॉक एक्सचेंज को फॉर्म किया गया तो द स्टॉक एक्सचेंज वाज फॉर्म्ड अंडर द सोसाइटीज़ एक्ट 1923, और उसके तहत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो उस वक्त का कराची स्टॉक एक्सचेंज होता था एक म्यूचुअलाइज एंटिटी होती थी, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। और कहा यह गया था कि इस स्टॉक मार्केट या बाज़ार हिस्सेस के क़याम के लिए जो एक सोसाइटी है जिसके 200 मेंबरान होंगे वो इस ट्रेडिंग की फैसिलिटी को, बाज़ार हिस्सेस को डेवलप करेंगे। तो ये ज़मीन को लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट से फ्री हासिल किया गया था। और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1947-48 से लेकर 2016 तक जो है वो चला एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, यानी इसका जो मुनाफा है वो 200 मेंबरान में तकसीम नहीं हुआ करता था, और स्टॉक एक्सचेंज के जो भी प्रॉफिट होते थे जब भी होते थे वो स्टॉक एक्सचेंज की बुक पर रहते थे। 2016 में 2011 से 16 के दरमियान डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान में मौजूद 2 स्टॉक एक्सचेंजेस, लाहौर और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उनको बंद कर दिया गया, और इस्लामाबाद और लाहौर के जो मेंबर्स हैं उनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर तो बनाया गया, मगर वहाँ के कुछ लोग इस पे खफा भी हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि दैट स्कीम इज़ अ परफेक्ट इंसेंटिव टू डिफ़ॉल्ट, बिकॉज़ जो मेजर पार्ट है, जो केक है, वो तो हमें नहीं दिया, हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस बंद करा दिए, कंपटीशन ख़त्म करा दिया गया। अब हमारे पास क्या इंसेंटिव है? अगर हमारे मेंबर्स ख्वाजा और एक दो और बड़े बड़े मेंबर्स वहाँ के डिफ़ॉल्ट कर गए तो उन्होंने कहा कि इसकी प्राइस कौन देगा? इसकी प्राइस देगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज़ इट्स अ रेपुटेशन कॉस्ट। उन्होंने कहा जब हमारे पास एसेट ही कुछ नहीं है, हम नॉन इक्विटी मेंबर हैं, वी आर जस्ट लाइक द मेंबर ऑफ अ क्लब, और इसके अंदर जो क्रीम है वो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास इंसेंटिव टू डिफ़ॉल्ट बढ़ गया। सानी भाई, इस स्कीम में हमारे लिए वो कुछ नहीं है जो कुछ हम सोच रहे थे। अच्छा, अगर हम सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन की बात करें, पॉलिसी बोर्ड की बात करें, तो आई कैन से विद ग्रेट एश्योरेंस कि एक से ज़्यादा मेंबरान ऐसे हैं जो समझते हैं कि कंपटीशन को नाजायज़ तौर पे किल किया गया। बहरहाल ये एक और लंबी डिबेट है, हम इसमें जाए बगैर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लैंड की तरफ दोबारा से आते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो लैंड है उसके बारे में कहा जाता है कि ये दी गई थी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को। फिर इस ज़मीन समेत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को
डीम्यूचुअलाइज करके इसके 40% शेयर्स जो हैं वो चाइनीज़ कंसोर्टियम को बेचे गए और ये कोई 85 मिलियन डॉलर में इसकी सेल हुई, यानी $4,25,000 हर मेंबर ऑफ द कराची स्टॉक एक्सचेंज को मिले, मगर लाहौर इस्लामाबाद के मेंबरान को ये नहीं मिले और वो सिर्फ एक नॉर्मल से मेंबर बन गए। अब स्टॉक एक्सचेंज ये कर रहा है कि ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्सचेंज। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि दिस इज़ अ टाइटल चेंज। जब लैंड का टाइटल चेंज हो रहा है तो ट्रेजरी को ये देखना होगा कि जहाँ चीफ जस्टिस हर दूसरे दिन किसी नाले के आसपास लाख की आबादी को रादर डीलोकेट कर रहे होते हैं, उनके घर में स्मार कर रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि ये ज़मीन कानूनी तौर पे तुम्हारी नहीं थी, तो लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जब ये वाली इतनी बड़ी डील हुई थी तो ये ज़मीन तो इन मेंबर्स की नहीं थी, ये ज़मीन तो ली गई थी इन द नेम ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, और जब इसको बेचे गए इसके सिर्फ 40% हिस्से, तो इसके साथ ज़मीन भी बेची गई है। और उस ज़मीन के सौदे का नतीजा आज ये हो रहा है कि एक दो, इट्स अ सिनिकल थॉट, मैं इससे एग्री नहीं करता, बट किसी ने कहा कि यार होंगे चाइनीज़ हमारे फ्रेंड, उनको बहरहाल आप पाकिस्तान की सबसे प्रीमियर जगह जो है वो आप दे रहे हैं और वो उन लोगों के हाथों दिलवा रहे हैं जिन्होंने ये ज़मीन फ्री में ली थी। तो बहरहाल इस पे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इस पे बहुत सारी लीगल कॉनोटेशन है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, मगर हम ज़रूर चाहेंगे कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो ऑन मेरिट ये देखें कि जहाँ शहर में बहुत सारी ज़मीनों के वो फ़ैसले कर रहे हैं, इस ज़मीन के बारे में भी रियासत को जागता हुआ नज़र आना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम, जो कि इत्तफ़ाक़ स्टील के CEO हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने बातचीत की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लैंड के इशू की, जिसके ऊपर स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट ने, बोर्ड ने एक पोजीशन ली है और इसके ऊपर जो लोग बातचीत कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अवर व्यू बट दिस इज़ पीपल्स व्यू, कि जहाँ जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो कराची में ज़मीनों के ऊपर एक ख़ास तरह की पोजीशन ले रहे हैं कि 80-80 गज़ की जो ज़मीन है वो उसको विकेट करा रहे हैं और लीगल सेंटिटी की बात कर रहे हैं। वहीं पर एक आम आदमी कह रहा है कि जो प्राइम लैंड 85 मिलियन डॉलर में जिसकी 40% ऑफ द स्टेक जा रहे हैं, वो ज़मीन जो है वो बहरहाल अब उसका जो टाइटल है वो चेंज होने जा रहा है टू अ सेटअप जिसमें 40% स्टेक्स जो हैं वो चाइनीज़ के हैं। चाइनीज़ हैपन टू बी अवर बेस्ट फ्रेंड, बट पीपल रेस क्वेश्चन कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैंड ऑफ द कराची सम हाउ जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज के अपने टीरेक होल्डर्स कहते हैं कि इसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। इसमें भी अगेन हमारी कोई ज़ाती पोजीशन नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड। हमारे पास लेटर दस्तावेज़ी सबूत भी मौजूद हैं और हमारे प्रोग्राम में आके भी टोपी ड्रामा तक के वर्ड स्टॉक एक्सचेंज के अपने मेंबरान तो कहना मुनासिब नहीं है, टीरेक होल्डर जो हैं वो इस्तेमाल करके गए। खैर, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट द स्टील सेक्टर। बजट में स्टील सेक्टर से मुतालिक जो तजावीज़ हैं और जो कि बहरहाल फाइनेंस बिल भी अब आ चुका है, इसको जो स्टील सेक्टर के करता धरता हैं, जो रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे देखती हैं, तो इस सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे इत्तफ़ाक़ स्टील के CEO इब्राहिम से और फिर बातचीत करेंगे अब्बास अकबर अली से जो कि अमरेली स्टील के हैं। तो पहले सेगमेंट में हम इब्राहिम से पूछते हैं कि उन्होंने इस बजट को स्टील सेक्टर के लिए कैसा पाया। आई थिंक इसमें वैसे तो ओवरऑल बजट ठीक है, लेकिन ये जो फाटा को एग्जामेशन दी है, आई थिंक जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की जो 17% एग्जामेशन दी है, ये बहुत ही अनफेयर और मतलब बाकी इंडस्ट्री के साथ ज्यादती वाली बात है कि उनको FED से निकाल के GST में डाल दिया है और उससे जो है मतलब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट बिलियन का जो है नुकसान होगा रेवेन्यू कलेक्शन में भी, और एक जो लोग टैक्स दे रहे हैं डॉक्यूमेंटेड हैं उनके साथ ज्यादती है। आई मीन के उनका माल कोई रेगुलेशन तो है नहीं कि फाटा से इधर ना आ सके,
تو اس کی وجہ سے جو لوگ لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے نا وہ موقع جو ہے وہ ضائع ہوا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ڈیوٹی سٹرکچر کتنا زیادہ ہے. ادھر کسٹم ڈیوٹی ہے 2%, پھر ایڈیشنل ریگولیٹری ڈیوٹی ہے 5%, پھر امپورٹ سٹیجز پہ لیدر ڈیوٹی ہے 17%, پھر فنش گڈ پہ 17%, پھر ود ہولڈنگ ٹیکس 1%. اور تو یہ چیزیں کافی زیادہ بنتی ہیں ٹیکسیشن میں. مطلب تو اتنی زیادہ ٹیکسیشن کے بعد آپ انڈسٹری کو کدھر مطلب لے کر جا رہے ہیں, جہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں دنیا بھر میں اسکریپ کی پرائسز آلموسٹ 100 سے $130 بڑھ چکی ہیں, اور جس وجہ سے سریا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. عام آدمی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. تو بجٹ تو عام آدمی کے لیے نا مطلب چلیں یہ تو یا تو پھر یہ ڈیوٹیز ویو آف کریں تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ملے, جو کہ آباد اور یہ جو کا ہے کہ جی سریا سستا ملے تاکہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں لوگوں کو فائدہ, کیونکہ 5 مرلے کا گھر بنانے کے لیے بھی 3 ٹن سریا چاہیے. تو غریب آدمی آپ بتائیں 5 لاکھ روپے افورڈ کر سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا دیکھنی چاہیے. دیکھیے فاٹا اور پاٹا جو ہے وہ ایک اتنا برننگ ایشو ہو گیا ہے. عباس اکبر علی سمیت کئی لوگوں سے میری اور بھی بات ہے. انفیکٹ پیپل کالڈ می اینڈ سیڈ کہ یار یہ پینفل چیز ہے, اور گورنمنٹ نے ایک جو روش اپنائی ہے that they agree with the association, they talk to the main parties, in fact ان سے چیزیں تجاویز مانگتے ہیں, پھر ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم ان پرنسپل ایگری کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ ہو گیا, اور فائنلی جب ڈاکیومنٹ آتا ہے تو جو ویکسٹ آف دا ویک ہوتا ہے وہ برنٹ اس کے اوپر آ جاتا ہے, وہ پرائس اس کو دینا پڑ جاتی ہے. تو جہاں فاٹا پاٹا از اے مین ایشو جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو کی فیکٹریز ہیں, مینوفیکچرنگ کنسرنس ہیں, وہ شاید اس طرف موو ہو جائیں اور باقی پاکستان میں مسائل ہو جائیں. کنسٹرکشن سیکٹر از یٹ انادر سیکٹر جو کہ اسٹیل کے بغیر نامکمل ہے. کنسٹرکشن سیکٹر سے ریلیونٹ جو پیکج ہے, جو ایمنیسٹی اسکیم ہے, اس کو ابراہیم سے ہم نے پوچھا کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں, تو سنیے انہوں نے کیا کہا. اس کا بہت اچھا ہے. آئی مین کیسٹیز کی اسکیم کو کنٹینیو رکھیں, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ اس وقت پاکستان میں سریے کی. تو اس لحاظ سے تو کنسٹرکشن پیکج جو ہے وہ تو آئی تھنک اٹس سم تھنگ فار وچ دا گورنمنٹ ڈیزرو سم اپریشیشن. تو یہ تو بہت اچھا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ایکسوجینس فیکٹرز ہیں ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. جس طرح کہ میں آپ کو فاٹا باٹا والا بتایا ہے, تو یہ چیزوں کو بھی اسٹیک ہولڈرز کی بات مان لینی چاہیے. اگر آج بھی آپ اخبار پڑھیں تو بڑے پڑھیں اسٹیل ملٹر ایسوسیشن, شپنگ ایسوسیشنس, تو کوئی بھی خوش نہیں ہے. تو جب اسٹیک ہولڈرز نہیں خوش تو پھر آئی مین مناسب نہیں لگتا یہ چیز. ابراہیم, کووڈ کے بعد اب چیزیں دوبارہ سے نارملائز ہونے جا رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ڈیمانڈ ایک دفعہ پھر سے پیک کرے گی. سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس سچویشن؟ پاکستان کے لیے کتنا پوٹینشیل ہے اسٹیل انڈسٹری کے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ وڈ دیٹ انڈسٹری رسپونڈ ٹو دس سچویشن؟ دیکھیں پاکستان ایک ڈیولپری ہے. ڈیولپنگ کنٹری میں ہمیشہ اسٹیل کی طلب رہتی ہے. تو ابھی پاکستان میں سی پیک ہے, اس کے لیے بھی اسٹیل بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ کے ڈیمز میں آپ کی جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر بھی, تو اس لیے اسٹیل تو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بغیر اسٹیل کے آپ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. تو آنے والے دنوں میں بھی مثبت ہے. 2018 میں 37 kg پر کیپٹا کنزمپشن تھی اسٹیل کی پاکستان میں, جو کہ آج 50 پر kg پہ ٹچ کر چکی ہے. تو اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں آپ کہ اسٹیل جو ہے پاکستان میں اس وقت اس کی طلب اور ڈیمانڈ, اور یہ 2023 تک 54 پر kg پہ چلا جائے گا اس کی پر کیپٹا کنزمپشن جو ہے. اور اگر جی ڈی پی 1% گرو کرتی ہے تو اسٹیل کی ڈیمانڈ بھی 1.4% گرو کرتی ہے. تو اس کو آپ دے آر بوتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل. تو میرا تو اس پہ یہ ہے. ابراہیم آخر میں بتائیے گا کہ واٹ آر یور نیکسٹ 10 year plans اتفاق اسٹیل؟ اوپر اور بڑھتا ہوا, اور اسی طرح انشاءاللہ اتفاق اسٹیل جو ہے پچھلے 70 سال سے ایک لیگیسی کو کنٹینیو کر رہی ہے, اور اسی کو آگے ایک تسلسل کے ساتھ اور ایک معیار پر بغیر کمپرومائز کیے جو اتفاق کا نام ہے اور جو عوام کا اس پہ اعتماد ہے وہ ہمیشہ جاری ہے اور ساری رہے گا. اور اتفاق آگے چینل گارڈر تو بنا ہی رہا ہے, ساتھ چینل اینگل بنائے گا, ٹی بنائے گا, اور اپنا اعلیٰ معیاری سریا جو ہے وہ لوگوں کو فراہم کرتا رہے گا. ابراہیم, پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے شارٹ بریک کا. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عباس اکبر علی, دا CEO آف امریلی اسٹیل.
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे इब्राहिम ऑफ द इत्तफाक स्टील, जिन्होंने तफसीलन बताया कि स्टील इंडस्ट्री को उनकी नज़र में किस तरह के मसाइल हैं, और उन्होंने कुछ अपने 10 साला एक्सपेंशन प्लान के बारे में भी नाजरीन के साथ अपना विजन एंड मिशन शेयर किया। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू हैं बास अकबर अली। ही हैपन्स टू बी द CEO एंड द चेयरमैन ऑफ द अमरेली स्टील। बास साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। बास साहब, फरमाइएगा कि हाउ डू यू लुक एट दिस बजट, और आपने इनफैक्ट 2 दफ़ा कॉल भी की एंड आई अंडरस्टैंड, और 1-2 और लोगों ने भी मुझे कॉल की, और सब जगह से तकरीबन यही मैसेज मिला कि बजट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग टू द स्टील इंडस्ट्री। क्या कहेंगे आप नाज़रीन से? देखिए, स्टील इंडस्ट्री के लिए हमने अपनी तजावीज़ दे दी थी सब लोगों को। उसमें से कोई चीज़ और हमारे इक़दाम जो हमें किए थे वो किसी के ऊपर अमल नहीं हुआ है। मैं ये कहूँगा बिल्कुल विद सर्टेनिटी दैट एक न्यूक्लियर बॉम्ब स्टील इंडस्ट्री के ऊपर फटा हुआ है, और ये फटने के आसारात जो हैं दूर दूर तक जाएंगे। स्टील इंडस्ट्री बैठ जाएगी। जो सेटल्ड एरिया के अंदर में स्टील इंडस्ट्री लगी हुई है वो भी डी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगी, और ये मराद जो फाता पाटा को दी हुई है ये बजट के अंदर में, ये इसके असरात खैबर से लेकर कराची तक उसके असरात क्या नाम है नज़र आएंगे इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ रेवेन्यूज़। हुकूमत को रेवेन्यूज़ नहीं मिलेगी, बेरोज़गारी बंद होगी, कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट, फर्दर इन्वेस्टमेंट स्टील इंडस्ट्री में रुक जाएगा। लिहाजा जो भी 3-4 इक़दामात हुकूमत ने जो इसमें बजट के अंदर में डाले हुए हैं ये इनको वापस लेने चाहिए, और जो हमने इक़दामात उनको बताए हैं वो उसके ऊपर में पूरी तरह अमल होना चाहिए, ताकि हुकूमत का रेवेन्यू बढ़े, ना हो कि वो घट जाए। इससे आपका रेवेन्यू बिल्कुल 50 बिलियन से 60 बिलियन का स्टील इंडस्ट्री से रेवेन्यू कम हो जाएगा, और प्लस जो पाकिस्तान के अंदर में सेटल्ड इंडस्ट्री है, गुजरनवाला में, लाहौर में, हत्तार में, वो सब पुरानी मशीनरी उखड़ के आपके फाटा पाटा में चली जाएगी। आज के दिन तक 50 क्या नाम है जो है फाटा पाटा में स्टील की इंडस्ट्री लग गई है, स्टील की इंडस्ट्री लग गई है, पाइप की इंडस्ट्री लग गई है, एडिबल ऑयल और घी की इंडस्ट्री लग गई है, जिसके अंदर में पाकिस्तान अभी जो है फाटा पाटा पाकिस्तान का हिस्सा है, ये फाटा पाटा नहीं रहा है। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपना क्या नाम है किरदार अदा करें और अपना टैक्स अदा करें। अगर इतनी मरात उनको देनी है तो फाटा पाटा के अंदर में फल है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, माइंस हैं, मिनरल्स हैं, उसके ऊपर में जो मरात देनी है हुकूमत दे सकती है और देनी चाहिए, ताकि वो लोग तरक्की करें। ये ना कि जी पाकिस्तान से पूरी उखड़ के वहाँ इंडस्ट्री आ जाए और वहाँ पे इंडस्ट्री को बिल्कुल बर्बाद कर दें, और ये फाटा पाटा के अंदर में बगैर कोई टैक्स दिए क्या नाम है अपना काम चलाएं। क्योंकि ये बहुत बड़ा क्या नाम है एक मसला आया हुआ है। ये 3-4 चीज़ उसके अंदर में जो करने जा रहे हैं, एक तो मॉनिटरिंग के लिए 750 यूनिट और 110 यूनिट जो थे री रोलिंग मिल पे और मेल्टर्स पे, ये भी इन्होंने हमने सुना है कि ये भी हटा दिया है। ये नहीं हटना चाहिए, बल्कि ये घटना चाहिए। घटना इसलिए चाहिए कि हमें एफिशिएंसी लानी है स्टील इंडस्ट्री के लिए, और ये नया पाकिस्तान के लिए लोहा जो है और भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि ये जो इक़दामात उठाए हैं, जो चोरी करेंगे और जो टैक्स अदा नहीं करेंगे वो महल बना लेंगे और अपने क्या नाम है ख़जाने भर लेंगे, और जो इंडस्ट्री चल रही है वो खसारे में जाती जाएगी और दाम बढ़ते जाएंगे।
देखिए इब्राहिम साहब ने भी जो नंबर दिया था दैट वाज अराउंड 40 बिलियन के गवर्नमेंट को 40 बिलियन के टैक्सेस का महसूलात का नुकसान होगा। दूसरी चीज़ जो अब्बास अकबर अली साहब ने रेस की दैट इज़ अबाउट कि नाउ फाटा एंड पाटा इज़ अ सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट विच मीन्स कि जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 प्रोविंस हैं उसमें से एक प्रोविंस का पार्ट ये फाटा और पाटा बन चुका है। ही वाज ऑफ द ओपिनियन रादर बोथ ऑफ देम आर ऑफ द ओपिनियन कि ये जो मराआत हैं इसकी वजह से हो रहा ये है कि आपके सेटल्ड एरिया से इंडस्ट्री जो है वहाँ माइग्रेट कर रही है और जिसका नतीजा ये होगा कि आपका कंस्ट्रक्शन पैकेज और ये आपकी जितनी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड डेवलपमेंट है वो सब की सब इफ़ेक्ट हो जाएगी। बिकॉज ही सेड कि विद इन 3 to 4 days देयर आर न्यूज़ के 40 से 50 कारखाने जो हैं वो वहाँ मूव हो रहे हैं। आपको सस्टेनेबिलिटी देखना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इतनी डेवलपमेंट को वो एरिया केटर फॉर कर भी सकता है या नहीं, और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये कितनी सस्टेनेबल है इन द वेक ऑफ सिचुएशन विच इज़ गोइंग टू इमर्ज अफ़गानिस्तान से अमेरिकन के इनखला के बाद। फाटा और पाटा पर मैं चाहूँगा कि अकबर अली साहब थोड़ी सी मज़ीद गुफ्तगू करें और आप लोगों को एक्सप्लेन करें कि ये इशू है क्या। ये मैंने आपको बताया फाटा पाटा के, देखिए पहले जो था सेल्स टैक्स उनको काबीना के डिसीजन से 5 साल की सेल्स टैक्स की छूट दी गई थी। अब वो छूट अभी भी बाकी है उनके लिए। इंपोर्ट के ऊपर में वो कोई सेल्स टैक्स नहीं दे रहे हैं, इंपोर्ट के ऊपर में कोई सेल्स टैक्स नहीं दे रहे हैं। जो काबीना का डिसीजन था उसी के ऊपर में अमल हो रहा है। मगर पिछले बजट में ये हुआ था कि जो फिनिश प्रोडक्ट्स है उसके अंदर में बिलेट्स है, बाला है, सड़िया है और दूसरी स्टील की मसनूआत है, उसके ऊपर एफईडी नाफिज किया गया था। एफईडी इन वेट मोड, वीएटी वेट मोड, जो 17% है फिनिश्ड गुड्स के ऊपर में उनके ऊपर लागू होना चाहिए था। तो लिहाजा सेल्स टैक्स फ्री तो उनको अभी भी मरात मौजूद है, मगर एफईडी क्यों, किस वजह से, किसके कहने पर, किसकी तजवीज़ पे ये एफईडी विड्रॉ कर दिया गया है और सेल्स टैक्स वैट मोड में आया है। सेल्स टैक्स वैट मोड में निकालने के लिए और जो क्या नाम है फाटा पाटा में 1% का कोई टैक्स नहीं देगा। 80% से 90% भी जो माल है वो पाकिस्तान के अंदर में आएगा। जो फाटा पाटा भी अभी पाकिस्तान का इलाका करार दिया गया है, तो दे शुड बी ऑन एन इक्वल लेवल एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। अंडरस्टूड। देखिए एक चीज़ और जो बार बार रेस की जा रही है दैट इज़ कि कंस्ट्रक्शन पैकेज पे इतना फोकस है, कंस्ट्रक्शन से इकोनॉमी को रिजुविनेट करने की बात हो रही है और किसी के जहन में ये नहीं आ रहा कि स्टील के बगैर कंस्ट्रक्शन सेक्टर मुकम्मल नहीं होता। अगर आप इस तरीके से स्टील सेक्टर को डिस्टर्ब कर देंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो ग्रोथ की थ्योरी है वो भी फेल हो जाएगी। आई थिंक कि किसी ने बहुत मेहनत से ये वाला खेल खेला है, इसको गवर्नमेंट अगर चाहे तो देख सकती है। कंस्ट्रक्शन पैकेज की जो मराहत हैं उसके ऊपर गिवन दिस प्रेजेंट सिचुएशन हम चाहेंगे कि अब्बास अकबर अली साहब तबसरा करें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर में बहुत बड़ा असर क्या नाम है आया हुआ है। वो इसलिए कि जो खाम माल है बाहर से जो इंपोर्ट होता है मेल्टेबल स्क्रैप, उसके ऊपर जो इंटरनेशनल प्राइसेस है आज के दिन में 530 से लेके $540 हो गई है, जो कि 410, 420 और 430 होती थी 3-4 महीने पहले। तो ये 530, 540 भी जो है डॉलर के हिसाब से अगर माल कोई मंगाता है और आज का प्रोडक्शन करते हैं वो दाम पे, तो 150, 155, 160 रुपये कॉस्ट आएगी। 1,50,000 से लेकर 1,60,000 की कॉस्ट आएगी एट $530 या $540 तक भी अगर खाम माल चला जाता है पर टन इम्पोर्टेड। इसमें करना ये है कि हुकूमत को जब खाम माल का जो रेट है बहुत ऊंचा चले जाता है तो टैक्सेस और ड्यूटीज़ बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं।
یہ یہاں نہیں کیا گیا ہے. اور پلس ایک دوسرا کیا نام ہے جو ہے HMS کے اوپر میں 10% ڈیوٹی ہے ٹوٹل, اور باقی سب اسکریپ کے اوپر میں 7% ڈیوٹی ہے. یہ بھی 3% بھی آلسو کیا نام ہے جو ہے وہ دام بڑھا رہی ہے. تو ہماری تجویز یہ ہے کہ اگر نیا پاکستان کو کامیاب کرنا ہے تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو ایک SRO نکلوانا چاہیے کہ, اور پلس نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی DO ایشو کریں ٹو کوالیفائڈ PSQCA کے کوالیفائڈ لوگوں کو کہ بھائی وہ مال بنا کے اور یہ سب سائٹس پہ پہنچائیں. اس کے اندر میں ہر جو کوالیفائڈ سپلائر ہے اس کو یہ مراد سیلز ٹیکس زیرو کر دینا چاہیے, ٹیکسز اور ڈیوٹی زیرو کر دینی چاہیے, اور اس کو ان لوگ کو ایڈجسٹمنٹ اور انپٹ مل جانا چاہیے, جس کی وجہ سے نیا پاکستان کے لیے سڑیا جو ہے تقریباً 30 سے 35 ہزار روپے پر ٹن کم ہو جائے گا. عباس اکبری صاحب ذرا فرمائیے گا کہ کووڈ کی سچویشن کافی بہتر ہو رہی ہے, اب اس طریقے کا پازیٹیوٹی ریٹ نہیں ہے, سو ڈیمانڈ از آلسو انکریزنگ. سو گوئنگ فارورڈ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دی اسٹیل ڈیمانڈ؟ توقع نہیں ہے, ہو گئی ہے. جو خام مال ہے, فنشڈ مال ہے, وہ سب میں کیا نام ہے جو ہے دام بڑھ گئے ہیں. آج جو ہے $900 سے $1000 $1100 کی اسٹیل کے فنشڈ پروڈکٹ کے ریٹ ہے, اور جو اس کے جو خام مال ہے میلٹیبل اسکریپ وہ جو ہے 410 390 410 420 کے ریٹ کے حساب سے آج 530 اور 550 کی طرف جا رہا ہے. تو نیچرلی پرائسز ڈبل ہو گئی ہے, اور پاکستان کو اس سے بہت نقصان پہنچے گا, کاسٹ بہت بڑھ جائے گی, اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اور نیا پاکستان اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت ہی برا اثرات ہوں گے, جس کے لیے حکومت کو ایمرجنسی اور ایبسولوٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے کہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ سڑیے کا دام یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے کیسے کم کیا جا سکتا ہے. ہم نے آپ کو ابھی تجویز دے دی ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو یہ SRO دیا جائے کہ وہ ہم سے جتنے کوالیفائڈ PSQCA کے جو پروڈیوسرز ہیں کوالیفائڈ اسٹیل کی, اس کو کیا نام ہے وہ DO دیں, اور ہم کیا نام ہے جو ہے وہ مکانات جہاں بن رہے ہیں وہاں پہ ہم پہنچا دیں, اور اس کی رسید لے کر نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی میں جمع کرا دیں. یہ ایک طریقہ ہے جس سے کیا نام ہے جو ہے ہمارے بلڈر حضرات کو اور کنسٹرکشن سیکٹر کو لوہے کے دام 25-30 ہزار روپے کم کیا نام ہے ہو جائے. عباس اکبر علی صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, عباس صاحب نے جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں دے ہیپن ٹو بی ویری سیریس تھنگ. ٹیکس کا جو ایشو ہے, فاٹا اور پاٹا ریلیٹڈ جو ایب نارمیلٹی ہے وہ بھی بہت سیریس ہے, اور جو اس سے بھی اہم اور امپورٹنٹ زیادہ چیز ہے دیٹ از دا رول آف دا مڈل مین, جو کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً ہر کرائسس کے پیچھے, شوگر سے لے کر آپ ویٹ, رائس, پیٹرولیم پروڈکٹ, کسی کرائسس کی بات کر لیں تو مڈل مین جو ہے وہ مڈل مین اب نہیں رہا, وہ ایک کائنڈ آف مافیا بن گیا ہے. سو واٹ ہی پوائنٹڈ آؤٹ واز کہ یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں جو ارزاں ریٹ ہیں, سستے ریٹس ہیں, اس کے ریک ریٹس کے اوپر گورنمنٹ فکس کر دے, اور ان ریٹس کے اوپر جو PSQA سے منظور شدہ اسٹیل کے کارخانے ہیں, صنعتیں ہیں, وہ ڈائریکٹ ان جگہوں پر جہاں پر نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے تحت کنسٹرکشن ہو رہی ہے, گھروں کی تعمیر صرف ہو رہی ہے, وہاں پر سبسیڈائز ریٹ کے اوپر یہ سریا پہنچا دیا جائے تاکہ کنسٹرکشن پیکج ایز اے ہول فیل نہ ہو جائے, اور سستے داموں سریا جو ہے وہ مڈل مین کے بغیر جو اینڈ یوزر ہے اس تک پہنچا دیا جائے. ٹیکس ریلیٹڈ ایک اور انوملی ہے جو کہ وقار مسعود صاحب کے ساتھ بھی 3-4 مہینے پہلے ہم نے ریز کی تھی, اینڈ دیٹ واز کہ سی پیک ریلیٹڈ جو بھی سیمنٹ چائنا سے آ رہا ہے وہ
ٹیکسز اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ سرکاری خزانے میں نہیں جا رہی ہوتی ہیں. اسٹیل انڈسٹری کے پلیئرز بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کر دیں, ہمیں کمپٹیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں اس میں مسئلہ ہے کہ جب آپ فاٹا پاٹا کو 17.5% اور بلکہ رادر آپ کہہ دیتے ہیں کوئی ٹیکس کوئی ڈیوٹی کچھ نہیں ہے, اور چائنا سے جو سی پیک کے لیے اسٹیل آتا ہے اور اس کو وہ ٹیکس نہیں دیتے اور وہ سرکاری خزانے میں نہیں جاتا, اور پھر آپ کہتے ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک ہمارا ہاتھ توڑ دیا اور ایک پاؤں باندھ دیا, اور پھر آپ ہمیں سے کہتے ہیں کہ آپ چائنیز سے بھی کمپٹیشن کریں, اور ود ان کنٹری آپ کہتے ہیں کہ گجرانوالہ کی انڈسٹری جو ہے وہ کراچی اور فاٹا پاٹا سے ایک ساتھ کمپیٹ کرے. تو ایک لیول تک لانے کے لیے تو ٹھیک تھا, بٹ وین این انڈسٹری ہیز گرون اے پرٹیکولر ایریا میں ایک خاص ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے تو اس کے بعد پھر اس چیز کو کرٹیل کیا جانا چاہیے. سو دیز ور 3 important things which I thought were necessary to be highlighted again. ناظرین اگلے ہفتے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.